चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में। भाई आज है 15 जून, सुबह 7 बज चुके हैं और आज के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं करंट अफेयर के, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाओ भाई और जुड़ जाओ क्लास के साथ। सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं 15 जून 2026 के डेली करंट अफेयर की इस क्लास के अंदर। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भाई भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। 127वां स्थान प्राप्त हुआ है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। मतलब आउट ऑफ 163 कंट्रीज, 163 कंट्रीज में से 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि 2015 की बात करें तो 2015 में मेरे भाई 2015 में जो रैंकिंग थी, 2015 में जो रैंकिंग थी वो 115 थी, 115 थी। तो बढ़ करके पहुंच गई है अब इस टाइम पर कितना, 127। ठीक है। GPI मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स प्रारंभ कब हुआ था? हाँ जी, प्रारंभ कब हुआ था? तो 2007 में ये इंडेक्स प्रारंभ कब हुआ? तो ये इंडेक्स प्रारंभ हुआ था 2007 में। ठीक है जी, 2007 में। जारी कौन करता है? जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। किन मानकों पर जारी किया जाता है? तो भाई सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक सुरक्षा या बाहरी संघर्षों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ सैन्यकरण के स्तर को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की तरफ से। बात क्लियर हो गई होगी, कहानी समझ में आ गई होगी। तो समझ लीजिएगा इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट है, पीस इंडेक्स में भारत अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान से नीचे रहा है और भारत में शांति के स्तर पर 2.9% की गिरावट आई है। भाई ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज 2.9% की गिरावट आई है और इससे खिसक करके 127वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान और भी हालत खराब है, 5.5% का गिरावट है, जिसके साथ 152वें स्थान पर है पाकिस्तान। बात समझ में आ गया। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण देश हैं इनमें, क्योंकि आपसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेपाल की स्थिति और ज़्यादा खराब हुई है, 9.1% की गिरावट आई है और इसके साथ पीस इंडेक्स में 111वें स्थान पर पहुंच गया है। श्रीलंका ने बेहतर प्रदर्शन किया है। श्रीलंका ने इस साल पीस इंडेक्स में दक्षिण एशिया के अंदर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अगर किसी ने किया है तो श्रीलंका ने किया है और 2.3% का सुधार हासिल करते हुए 67वें स्थान पर पहुंच गया है। कौन? श्रीलंका। ठीक है जी। भूटान का जो स्टेटस है, भूटान का स्टेटस दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है और दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर होने के साथ साथ अपने उस स्तर को उसने बरकरार रखा है। और दुनिया भर की हम बात करें तो भूटान दुनिया भर में इस इंडेक्स के अंदर 16वें स्थान पर है। ठीक है। तो ये कुछ साउथ एशियाई देशों की रैंकिंग थी, तो याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। आपसे पूछ रहा है, केंद्र सरकार ने तेल एवं गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए किस राज्य के साथ ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप ध्यान रखेंगे भाई, आसाम और नागालैंड के साथ केंद्र सरकार ने तेल और गैसों की खोज के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए किए गए हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इन क्षेत्रों में
इन दोनों राज्यों की सीमाओं से लगे क्षेत्रों में जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें तेल और खनिजों के एक्सप्लोरेशन के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा सके मिलजुल करके, खासकर जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। ठीक है, इससे पूर्वोत्तर भारत में तेल और गैस उत्पादन में भारी वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कि जो विदेशी कच्चा तेल है उसके ऊपर निर्भरता कम होने की संभावना रहेगी। ठीक है, और अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भारत में पहला तेल कुआं कहाँ पर है, या तेल के सबसे जो रिच रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पर हैं। कच्चे तेल के रिच रिसोर्सेज असम में हैं, और जो पहला जो तेल कुआं आप कहेंगे वो कहाँ पर है, तो वो है डिगबोई असम। डिगबोई असम में कंट्रोल किया जाता है ओएनजीसी के द्वारा, कंट्रोल्ड बाय ओएनजीसी, कंट्रोल्ड बाय ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। स्थापना कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। हाँ, हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने पहली बार टी बैग्स में किन रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो भाई इसमें क्लोरीन और एपीक्लोरोहाइड्रीन पर रोक लगाई गई है। क्यों रोक लगाई गई है? तो देखो, जो एपीक्लोरोहाइड्रीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है पेपर को मजबूत बनाने में, जो टी बैग्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है जो क्लोरीन ब्लीच इस्तेमाल की जाती है वो कागज को सफ़ेद बनाने में इस्तेमाल की जाती है, सफ़ेद बनाने में। तो इस पर रोक लगाई गई है इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से। क्या रिपोर्ट है भाई? देखो, भारत में टी बैग्स के लिए खास मानक लागू किए गए हैं, जिनमें एपीक्लोरोहाइड्रीन और क्लोरीन ब्लीचिंग जैसे हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, एपीक्लोरोहाइड्रीन और क्लोरीन ब्लीचिंग जैसे हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना और देश में बढ़ते टी बैग बाजार को बढ़ावा देना है, साथ ही लाखों चाय पीने वालों के लिए गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्थापना हुई कब थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1986 में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। 1986 में कहाँ पर? न्यू दिल्ली, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट मार्क्स हैं, जैसे कि आप ISI की बात करो तो ISI औद्योगिक उत्पादों को अप्रूव करता है। हॉलमार्क सोने चांदी के आभूषणों को अप्रूव करता है। वही एग मार्क जो मार्क लगता है वो कृषि उत्पादों पर लगता है। और FSSAI वो खाद्य सुरक्षा एवं मानकों से संबंधित है। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा इनसे संबंधित। और इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2026 कब मनाया गया? तो भाई ये मनाया गया 11 जून। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना, 11 जून को ये 2026 में मनाया गया है। और किस लिए मनाया गया है? तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 11 जून को मनाया जाता है। बच्चों के विकास, सीखने, रचनात्मक और समग्र कल्याण में खेल के महत्व पर जोर देता है। जो भाई देखो बचपन है ना, उस बचपन को समृद्ध बनाने के लिए इस दिन का आयोजन किया जाता है, इससे कि बच्चे और बच्चों के साथ साथ जरूरी है कि बच्चों के जो माता पिता हैं वो जागरूक हो सके, बच्चों को इतना ओवरलोड ना करें एजुकेशन को लेकर के या फिर अन्य एक्टिविटीज़ को लेकर के कि बच्चा अपना बचपन ही भूल जाए। तो उसको जीने दिया जाए, उसको खेल के साथ इंक्लूड किया जाए, खेल में उसको इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कि उसका समग्र विकास
सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, तो वही है चीज, माता पिता और शिक्षक और समुदायों को बच्चों के लिए सक्रिय और कल्पनाशील और स्क्रीन मुक्त खेलों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आजकल के बच्चों को देखो ना, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं पूरे टाइम। कुछ भी अगर दिक्कत हो जाए, छोटा भी बच्चा है ना, और रोने लग जाए तो मम्मी तुरंत मोबाइल दे देती है भाई। आजकल मोबाइल से जो है बच्चे इतना प्रेम करने लगे, उससे बहुत नुकसान हो रहा है, उनके सर्वांगीण विकास में गिरावट आ रही है लगातार, समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में तजाकिस्तान में आयोजित एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? भारत का नेतृत्व किसने किया? तो भाई कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा किया गया है। कौन है कीर्तिवर्धन सिंह? तो हाल ही में तजाकिस्तान में आयोजित संघाई सहयोग संगठन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन में? मध्य एशिया एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र, ये विषय जो है रहा। इस दौरान मंत्री ने मध्य एशिया और एससीओ के साथ साझेदारी को मजबूत करने और भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। कहां पर? बीजिंग में। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। कहां पर? बीजिंग में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कुल और जो भारत जो सदस्य बना था, भारत 2017 में सदस्य बना। भारत 2017 में सदस्य बना। भारत कब बना सदस्य? 2017 में भाई। ठीक है। नेक्स्ट, हालिया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है? तो भाई पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। लगभग 28.9%, मतलब लगभग 29%, 29% की आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। और ध्यान रखें, लगभग 7 करोड़ की जनसंख्या इस गरीबी रेखा के नीचे है। तो कारण क्या है इसका? कारण क्या है? तो कारण है भाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के साथ साथ डेब्ट क्राइसिस। इन्फ्लेशन के साथ साथ डेब्ट क्राइसिस, डेब्ट क्राइसिस, और इसके साथ साथ है लो फॉरेन रिजर्व, लो फॉरेन रिजर्व। तो ये बहुत कारण है। और आतंकवाद तो सबसे बड़ा कारण है ही पाकिस्तान के लिए, है ना। हाँ, देखो इधर है इससे संबंधित जो रिपोर्ट है, हालिया आर्थिक सर्वेक्षण, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे और विश्व बैंक की रिपोर्टों के अनुसार, एवं ही नहीं बोल रहे हैं भाई, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की लगभग 44 से 45% की आबादी, 44% से 45% तक की आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इसके तहत देश के लगभग 7 करोड़ लोग कंगाली के कगार पर पहुंच गए हैं। नवीनतम, यहां ध्यान दीजिएगा, नवीनतम सर्वेक्षणों में पाकिस्तान की गरीबी दर बढ़कर के करीब 28 से 29% तक पहुंच गई है। 28 से 29% तक पहुंच गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा सुधार हुआ है ना, लेकिन स्थिति अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। अगला क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश में सरकार की गहन पशु विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई वहाँ पर पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। पशुपालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। गहन पशु विकास परियोजना का जो मकसद है, मध्य प्रदेश सरकार की गहन पशु विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य उन्नत नस्ल के माध्यम से दुधारू पशुओं की उत्पादकता, दूध और मांस दोनों को ही बढ़ावा देना है। मांस उत्पाद में भी जो है इस्तेमाल किया ही जाता है। और इसका लक्ष्य है वैज्ञानिक तरीकों से पशु प्रजनन, बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल, संतुलित पोषण,
भाई चारा बेहतर मिले और किसानों को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका में सुधार करना है। ये पता नहीं अलग अलग तरीके की पॉलिसीज आती हैं। किसानों की आय सब दोगुना करना चाहते हैं, हर राज्य की सरकार भी करना चाहती है, केंद्र सरकार भी करना चाहती है, दोगुना करना चाहते हैं, लेकिन कर कोई नहीं पाया है आज तक। किसानों की आय कोई दोगुनी नहीं कर पाया है। हाँ, अपनी आय जरूर दोगुनी, 4 गुनी, 10 गुनी कर ली गई हैं, लेकिन किसानों की आय आज तक कोई भी दोगुनी नहीं कर पाया मेरे भाई। और बहुत ही दुख की बात होती है, हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, लेकिन स्थिति हमारे किसान की किस प्रकार की है सब आप जानते हैं। अब तो किसान तो छोड़िए, अब तो युवाओं को भी नहीं बख्शा गया है। अब तो युवाओं का भी हालत खराब है। अभी कॉकरोच वाला आंदोलन देखा है ना, अभी प्रयागराज में आपने इको गार्डन में यूपीएसआई प्रोटेस्ट के स्टूडेंट्स को और जो स्कोर कार्ड जारी करने के लिए अपनी मांग उठा रहे हैं, वहां पर भी कितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जुटे, वो भी देखा होगा। तो अब तो इन्होंने किसान छोड़िए, युवाओं को भी नहीं छोड़ा है। तो खैर आइए अगला क्वेश्चन देख लो भाई। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में विजेता टीम कौन रही? तो भाई इंग्लैंड ने मोर्चा मारा है इसमें। इंग्लैंड ने मोर्चा मारा है पहले ही मैच में और रिकॉर्ड बनाया है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड टीम विजेता रही और उन्होंने टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में श्रीलंका को 87 रन से हरा दिया है। कितने रन से हरा दिया है? 87 रन से हरा दिया है भाई। नेक्स्ट ध्यान देंगे, हाल ही में गुजरात पुलिस ने लापता व्यक्तियों को खोजने के लिए कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है? भाई देखिए, गुजरात के अंदर जो लोग लापता हैं या किसी भी तरीके की मिसिंग रिपोर्ट अगर दर्ज होती है तो उनको ढूंढने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है अभी, जिसका नाम है ऑपरेशन मिलाप। क्या नाम है? ऑपरेशन मिलाप चलाया गया है गुजरात पुलिस के द्वारा मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए, और इसके तहत तकरीबन 1470 लापता लोगों को सफलतापूर्वक ढूंढा गया है। सफलतापूर्वक उनका पता लगाया गया, जिनमें 852 महिलाएं और 234 नाबालिग लड़कियां शामिल थीं। और जिसमें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले होते हैं ज़्यादातर। ये बहुत बड़ी कामयाबी है गुजरात पुलिस की। 7 मई को यह अभियान शुरू हुआ था, जिसमें 2007 से लंबित पड़े पुराने गुमशुदगी के मामलों की भी समीक्षा की। कितना पुराना मामला, 2007 के मामलों को भी समीक्षा की गई है। तो अच्छी काबिल तारीफ पहल है ये गुजरात पुलिस की। खैर अच्छा काम कर रहा है भाई, अच्छा काम कोई करे तो तारीफ होनी ही चाहिए। और अगला सवाल भी देख लो। हाल ही में एशियाई खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हुआ है। इनका संबंध किससे है? तो भाई इनका संबंध निशानेबाजी से है और शूटिंग में ये कोच भी रहे हैं जसपाल सिंह राणा। और हाँ, निशानेबाजी शूटिंग से इनका संबंध है और भारतीय पिस्टल निशानेबाजी के हाई परफॉर्मेंस कोच रहे हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज के, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आए होंगे। और इसका जो PDF है वो आपको रेडियन लर्न स्मार्ट के टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। बाकी फिर आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।